हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर सीए रिवीजन सीरीज। एंड आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर। एक कैटेगरी चैप्टर है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने मिल जाता है। ओके, भाई हमको क्यों सीखना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। टू अंडरस्टैंड, जब भी हम जीएसटी का अमाउंट निकालते हैं, जीएसटी का अमाउंट दो चीजों से आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। ये भाई 1000 रुपए की चीज है जिसपे 18% जीएसटी का रेट है, तो वी नो कि 180 रुपीज का जीएसटी अमाउंट होगा। नाउ रेट ऑफ टैक्स का तो कभी हमको कोई टेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि सारे गुड्स के लिए एचएसएन कोड, सारे सर्विसेज के लिए न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशू कर रखा है कि भाई कौन सी चीज का क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। हमेशा कंफ्यूजन जो हमको रहेगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिलेशन में रहेगा। तो हम पढ़ेंगे कुछ प्रोविजन जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी इज पेएबल ऑन एड वैलोरम बेसिस, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसका कुछ परसेंटेज जीएसटी होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 किलो टमाटर पे 10 रुपए का जीएसटी भर दो, नो, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। मतलब कोई फिक्स्ड जीएसटी नहीं है। एड वैलोरम जीएसटी है, एक वैल्यू होगा जिस वैल्यू का कुछ परसेंटेज ही हमेशा जीएसटी बनेगा, इसीलिए ये वैल्यू क्या होगा वो डिटरमाइन करना जरूरी है। तो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर एक ही सेक्शन में कवर हो जाता है, विच इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 के कंधों पे है पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई की जिम्मेदारी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 15(1) विच इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसमें 15(2) के कुछ इंक्लूजन्स और 15(3) के कुछ एक्सक्लूजन्स। वंस अगेन, सेक्शन 15(1) की ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें 15(2) के कुछ इंक्लूजन्स और 15(3) के कुछ एक्सक्लूजन्स। तो 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बोलता है, अरे तुमको लोड क्यों लेना है, जो भी प्राइस तुम एक्चुअली पे करने वाले हो। भाई अगर कोई चीज 1000 में परचेज की, कोई चीज 10,000 में परचेज की, तो जो भी एक्चुअल प्राइस पे की है वही तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। सही है, तो कोई लोड लेने की बात ही नहीं है। तो सेक्शन 15(1) इज सेम कि भाई जो भी प्राइस आप एक्चुअली पे कर चुके हो या पे करने वाले हो, जहां पे आपका रेसिपिएंट जो है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है। प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है मतलब मैं एक कार लेने गई जो कार 28 लाख रुपीज की है, तो 28 लाख इज द प्राइस एक्चुअली पेएबल, रेसिपिएंट अनरिलेटेड है और पूरा 28 लाख रुपीज मैं मनी पे करने वाली हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इसी की जगह पे 28 लाख की कार थी, मैंने 20 लाख पे किया प्लस एक पुरानी कार एक्सचेंज में दे दी, तो यहाँ पे मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है, साथ में कोई और गुड्स या सर्विसेज हम एज एडिशनल कंसिडरेशन दे रहे हैं, तब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फॉर नाउ सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू सिंपली सेज जो भी प्राइस आप एक्चुअली पे कर चुके हो या पे करने वाले हो, रेसिपिएंट अनरिलेटेड है और मनी ही सोल कंसिडरेशन है, उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट कर लो। उसमें हमको करने हैं 15(2) के कुछ इंक्लूजन्स। तो सबसे पहला क्लॉज बोलता है एनी अदर टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस या सेस, कोई भी दूसरी तरीके का टैक्सेस, ड्यूटी, फीस या सेस चार्ज होता है किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज पे, उसको भी आपको वैल्यू में ऐड कर लेना है, उस पे भी जीएसटी लगेगा। जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो जब जीएसटी लगता है वो सिर्फ असेसेबल वैल्यू पे नहीं, असेसेबल वैल्यू प्लस इंपोर्ट ड्यूटी पे भी लगता है। मतलब जीएसटी को छोड़ दो, जीएसटी पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन जीएसटी अगर कोई भी दूसरा टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस आपके गुड्स या सर्विसेज पे चार्ज होता है तो उसको ऐड करना और उसके ऊपर भी जीएसटी लगा देना। हाँ, लेकिन एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू करके बोल दिया कि ये जो टीसीएस होता है इनकम टैक्स में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इस टीसीएस को आप इंक्लूड मत करना। मतलब जीएसटी और टीसीएस को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस, ड्यूटीज को वैल्यू में ऐड करके और पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगा, राइट। सेकेंड इज ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। भाई ए और बी है, इन्होंने अग्री किया, ए सप्लायर है, बी रेसिपिएंट है। ए ने बोला मैं आपको जो भी गुड्स दूंगा उसके सामने आप क्या करना, मुझे 1500 रुपीज दे देना। ठीक है, 1500 इज द प्राइस एक्चुअली पेड पे, भले दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है, मनी होल कंसिडरेशन है। लेकिन ए ने बोला कि आप एक काम करना, मैं 500 रुपीज ओ करता हूँ सी को। ए सेड, ए बीइंग सप्लायर सेड कि मैं 500 रुपीज सी को ओ करता हूँ, वो आप मेरी तरफ से सी को दे देना। मतलब अल्टीमेटली बी ने ये गुड्स और सर्विसेज रिसीव करने के लिए 1500 प्लस 500 पे किए। 500 डायरेक्टली सप्लायर को नहीं दिए, लेकिन सप्लायर के कहने पे ही किसी और को पे किए ना, तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएंगे। तो एनी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर जो रेसिपिएंट मेट कर लेता है, जो ओरिजिनल प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो 1500 में इंक्लूडेड नहीं था, तो उसमें हम एडिशनल 500 ऐड करके और वैल्यू ऑफ सप्लाई 2000 गिन के इस पे जीएसटी लगाएंगे। अब इसके रिलेशन में एक क्लैरिफिकेशन है, clarification for molds dies supplied free of cost by original equipment manufacturer। से फॉर एग्जाम्पल टाटा, जो कि है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो बनाता है कार, तो कार को हम मान लेते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट है।
कार एक ओरिजिनल इक्विपमेंट है जिसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, स्टीयरिंग होगा, इंजन होगा, सीट होगा वगैरह। अभी के लिए मानते हैं टाटा जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। क्यों? क्योंकि कार ओरिजिनल इक्विपमेंट है जिसको टाटा बना रहा है। अब टाटा ने सोचा कि एक काम करते हैं, सीट हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं। अब कार के अंदर जो भी सीट्स लगेगी वो हम नहीं बनाएंगे, वो किसी और से बनवा लेते हैं। तो सीट इज अ कंपोनेंट, तो हमने पकड़ा एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को जो हमको सीट बना के देने वाला है। इस अरेंजमेंट में सप्लायर कौन हुआ? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। क्यों? क्योंकि वो सीट बना के देने वाला है। सप्लायर कौन हुआ? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो सीट बना के दे रहा है, और सामने टाटा जो रेसिपिएंट है जो इस सीट के लिए कंसिडरेशन पे कर रहा है। अब यहाँ पे ये लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी भी केस में ये जो टाटा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसने सोचा कि क्या पता कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को समझ में आएगा नहीं आएगा कि हमको किस शेप साइज का एग्जैक्ट सीट चाहिए, तो इन्होंने फ्री में मोल्ड डाइस इसको भेज दिया कि ये रखो मोल्ड, इस साइज का हमको सीट बना के दे देना। द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज कि ये जो मोल्ड डाई फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन किसका था? अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ऑब्लिगेशन ऐसा था कि जो सप्लायर है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, वो अपना खुद का ही मोल्ड यूज करेगा। फिर भी अगर टाटा ने सप्लाई कर दिया, मतलब सप्लायर का ऑब्लिगेशन जो रेसिपिएंट ने फुलफिल कर दिया, तो उस केस में इस फ्री मोल्ड का जो अमाउंट है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा। बट कैसे करेंगे? मानो मोल्ड तो 10,000 का है और इस मोल्ड से हम 100 सीट्स बना सकते हैं, तो पूरा 10,000 फर्स्ट सीट में थोड़ी ना जोड़ देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर अपना खुद का मोल्ड डाई यूज करने वाला है, फिर भी अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया, मतलब सप्लायर का ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट ने फुलफिल कर दिया, तो हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को क्या कर देंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे। तो 10,000 अपॉन 100 करके हम 100 क्या करते जाएंगे? हर एक सीट में इस मोल्ड का अमाउंट ऐड करते जाएंगे फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यही बोलता था कि हाँ, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसी को देना है मोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी ने दिया है, मतलब कोई सप्लायर का ऑब्लिगेशन हमने फुलफिल नहीं किया, हमारा ही ऑब्लिगेशन था, तो फिर वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आप इस चीज का डिसीजन लोगे। राइट। देन एनी अदर इन्सिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय सप्लायर इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग। यहाँ पे दो चीज देखना कि जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है, अब इंसिडेंटल एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, बीट पैकेजिंग, कमीशनिंग, डिजाइनिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई है उसके साथ आप कर रहे हो। तो ये एक्सपेंसेस अगर सप्लायर ने इनकर किए हैं और रेसिपिएंट से फिर से कलेक्ट कर लिए, सप्लायर ने इनको इनकर किया है और रेसिपिएंट से फिर से चार्ज कर लिया, तो ये एक्सपेंसेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाते हैं। सो इन्सिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर इंक्लूडिंग एनी कमीशन और पैकेजिंग, कोई भी कमीशन आपने पे किया है या तो फिर कुछ भी जो आपने इनकर किया है और वापस रेसिपिएंट को बिल भी किया है, तो वो चीजें क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी, जैसे कि वेट चार्जेस, लोडिंग, डिजाइनिंग, अनलोडिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग। राइट। तो से फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमसे गुड्स खरीदे, मान लो 1,000 रुपीज के, प्लस हमने वो गुड्स को भेजने के लिए 80 का फ्रेट इनकर कर लिया, फ्रेट इनकर भी किया, रेसिपिएंट से कलेक्ट भी किया, तो 1080 हमारा पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और इसको हम कंपोजिट सप्लाई ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्डिनरी नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात है कि हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो साथ में ट्रांसपोर्ट भी करके दे देंगे। तो हो सकता है कि ये गुड्स पे रेट कुछ और लगता हो, ये गुड्स पे रेट लगता हो 12%, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे रेट लगा है 5%। कोई बात नहीं, इसको कंपोजिट सप्लाई मान के पूरे 1080 पे हम तो 12% का ही रेट लगाएंगे, विच इज द रेट एप्लीकेबल ऑन रिलेवेंट गुड्स। लेकिन यही अगर हमने ऐसा बोला था हमारे रेसिपिएंट को कि ये अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर इधर गुड्स रख देंगे, आप अपने हिसाब से ट्रांसपोर्टर हायर करना, जो 80 रुपीज, यहाँ पे रेसिपिएंट को भी 80 का ही खर्चा हुआ, बट रेसिपिएंट ने खुद से इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ट्रांसपोर्टर के साथ, 80 रुपीज उसको पे किए और ये उठा के ले गया, तो फिर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लायर ने इनकर ही नहीं किया है, रेसिपिएंट से चार्ज ही नहीं किया है, वो रेसिपिएंट का और ट्रांसपोर्टर के उन दोनों के बीच की बात है। तो यहाँ पे हमने एक्स फैक्ट्री बेसिस पे सप्लाई कर दिया, जहां पे बायर खुद ही फ्रेट इंश्योरेंस पे कर रहा है, तो फिर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज वगैरह है डिलेड पेमेंट के लिए, भाई मैंने बोला था कि 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, 15 डेज में पेमेंट नहीं किया तो 16th डे से आपसे हम 18% इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह जो डिलेड पेमेंट के लिए मिलता है, वो भी अपना ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाता है और ओरिजिनल रेट ऑफ टैक्स से ही टैक्सेबल होता है। मतलब यूं तो
हो सकता है कि पेनल्टी वगैरह लेट फीस वगैरह पे कोई अलग रेट ऑफ टैक्स हो, बट अपने जो ओरिजिनल गुड्स है उन पे 18% रेट ऑफ टैक्स है, तो इंटरेस्ट पे भी 18% रेट ऑफ टैक्स अपन लगा लेते हैं। एंड लास्ट इज कोई भी सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस है और नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। तीन चीज देखनी है, सब्सिडी होनी चाहिए, डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस होना चाहिए। डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस मतलब आई एम सेइंग सपोज मेरी एक स्कूल है और मैं सारे बच्चों को नोटबुक्स बेचती हूँ, नोटबुक्स आई सेल फॉर लेट्स से 70 रुपीज। यहाँ पे एक भला इंसान आया जिसने बोला कि अरे नोटबुक दे रहे हो आप बच्चों को, एक काम करो आप बच्चों को 50 में नोटबुक दे दो, एवरी बुक 20 रुपीज सब्सिडी आई एम गिविंग यू। तो इस केस में आई कैन लिंक दिस 20 रुपीज टू ईच ऑफ द नोटबुक्स प्राइस। ऐसा नहीं कि ये पर्सन ने आके बोला ये रखो मेरी तरफ से 10 लाख रुपए और बच्चों को सस्ते में बुक्स दे दो, नो, दैट इज अ लमसम सब्सिडी, वो वैल्यू में ऐड नहीं होती है। अगर कोई स्पेसिफिक प्राइस लिंक सब्सिडी है एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी, तो उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे। मतलब फिर भले ही बच्चों को हमने एक्चुअली 50 में नोटबुक दिया, बट जो 20 का सब्सिडी मिला था वो भी ऐड होगा और पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 70 ही माना जाएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों? अगर कंसिडरेशन का डेफिनेशन याद होगा तो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई थी कि गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी होती है उसको हम कंसिडरेशन मानते ही नहीं है, तो वो कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता ही नहीं है, फिर चाहे वो लमसम हो चाहे वो प्राइस लिंक्ड हो। अदर देन गवर्नमेंट, अब यहाँ पे चाहे आपको एनजीओ बोल दे, किसी कंपनी का सीएसआर बोल दे, कुछ भी बोल के भावुक कर दे, ये सब नॉन गवर्नमेंट ही होता है। सिर्फ सीजीएसजी होता है वही गवर्नमेंट होता है, एनजीओ बोल दे तो उसको गवर्नमेंट मत समझ लेना। तो ऐसी जितनी भी नॉन गवर्नमेंट प्राइस लिंक सब्सिडी होगी वो सब की सब हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर लेनी है, राइट। तो 15(1) का ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल रेसिपिएंट एंड रिलेटेड मनी इज द सोल कंसिडरेशन, उसमें हमने किए 15(2) के 5 इंक्लूजन। अब देखते हैं 15(3) के एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब हमने अगर कोई डिस्काउंट दे दिया तो उस डिस्काउंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। अब देखो डिस्काउंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ऐसा डिस्काउंट जो आपने सप्लाई करते टाइम या उसके पहले ही दे दिया था। मतलब नॉर्मली आप अगर एक जीन्स खरीदने जाते हो तो वो 2000 रुपीज उसका एमआरपी है, बट जब आप लेने गए तो ऑलरेडी उधर लिखा हुआ ही था 500 रुपीज ऑफ। मतलब वैसे भी उसको 1500 में ही वो लोग देने वाले थे, बिफोर सप्लाई ही बोल दिया था कि 500 ऑफ है। या तो जब आप बिलिंग करवाने गए तो आपने बोला कि यार हम तो रेगुलर कस्टमर ऐसा क्या करते हो, उन्होंने बोला चलो ठीक है एक काम करो 1300 में ले जाओ, तो सप्लाई करते टाइम ही उन्होंने हमको ये 200 का और डिस्काउंट दे दिया। तो सीधी सी बात है ये सब के सब वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो डिस्काउंट गिवन बिफोर या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो इनवॉइस में भी दिखाया गया है, तो सही बात है उसको वैल्यू में ऐड मत करना। मतलब इस केस में 2000 वैल्यू होगा नहीं, 1500 वैल्यू होगा नहीं, 1300 जो एक्चुअल वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा और इसी पे जीएसटी लगेगा। लेकिन इस केस में सप्लाई होने के बाद अगर डिस्काउंट दिया जाता है, तो से फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है और मैं कुकर बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ मैं? कुकर बनाती हूँ, मेरी कुकर मेकिंग फैक्ट्री है। अब मेरे खूब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनके थ्रू मैं कुकर्स बेचती हूँ। अब क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने एक साल में 1500 कुकर्स बेच दिए। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि अरे इतने सारे कुकर बेचे। नॉर्मली मैं इनको कुकर 500 में देती हूँ, मैंने साल के एंड में खुश होकर मैंने कहा आपने 1500 कुकर्स बेचे, कोई बात नहीं, आपको पर कुकर 40 का डिस्काउंट दिया जाता है, आप 460 के हिसाब से पेमेंट कर दो। मतलब ऐसा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे हमको देखनी होती है 3 कंडीशन। कौन सी 3 कंडीशन? जो भी डिस्काउंट आप दे रहे हो क्या वो पहले से अग्रीड था? मतलब शुरू में ही साल के शुरुआत में जब कुकर देना शुरू किया था तभी मैंने बोला था कि जो भी 1500 कुकर्स बेच लेगा उन सबको मैं 40 का डिस्काउंट देने वाली हूँ। मतलब प्रायर अग्रीमेंट हो चुका था हमारा डिस्काउंट का। सेकेंड, ये डिस्काउंट हम लिंक कर सकते हैं इनवॉइस से, यस फॉर एवरी कुकर वी नो कि इतना इतना डिस्काउंट है। एंड अपना जो रेसिपिएंट है उसने भी इसका प्रोपोर्शनेट आईटी से रिवर्स कर दिया, क्योंकि शुरू में जब सेल दिखाया था तब तो 500 में दिखाया था, अब अगर 40 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो सीधी सी बात है जो रेसिपिएंट है उसने पहले 500 पे आईटी से लिया होगा, तो उसको 40 का आईटी से रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। अगर ये तीनों क्यूमुलेटिव कंडीशंस फुलफिल होती है, ऑल 3 आई एम सेइंग, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपको रिडक्शन नहीं करने मिलेगा। मतलब एक्चुअली आपने 40 का डिस्काउंट दिया, फिर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 500 मान के 500 पे ही जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी कि प्रायर अग्री आप कर चुके थे, ऐसा नहीं कि साल के एंड में बस खुश होकर डिस्काउंट दे दिया, नहीं, पहले से अग्रीड था डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक कर सकते हैं और रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटी से रिवर्स किया है, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इस 40 के डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो देते हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस नहीं होता है और उस पर भी हमको जीएसटी देना पड़ता है। कुछ क्लैरिफिकेशंस है, जैसे कि स्टैगर्ड डिस्काउंट्स होते हैं, बाई मोर सेव मोर ऑफर, मतलब कि बाई वन
30% ऑफ बाई टू, 40% ऑफ बाई टू गेट टू फ्री। तो ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है बिफोर सप्लाई ही आपको बता दी जाती है, इनवॉइस में भी शोन होती है, तो ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पीरियोडिक ईयर एंड वॉल्यूम डिस्काउंट है, जैसे अभी बताया कि मैं साल के एंड में खुश हो गई इतने सारे कुकर बिक गए, या कोई और क्राइटेरिया है, मतलब पीरियोडिक, वॉल्यूम, ईयर एंड डिस्काउंट है, तब अपनी तीनों कंडीशन देखनी है, प्रायर एग्रीमेंट, लिंक टू इनवॉइस और प्रोपोर्शनेट आईटी से रिवर्स। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक्सक्लूड कर लो, नहीं सेटिस्फाई होती है तो फिर उस डिस्काउंट को हम आपको रिड्यूस करने नहीं देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से, पूरे अमाउंट पे ही जीएसटी भरना पड़ेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम नहीं पता होते हैं, बाद में आप देते हो, रिवैल्यूएशन किया, कोई और रीजन है, मतलब प्री अग्रीड नहीं है, तो ऐसे जो भी डिस्काउंट्स होते हैं फिर उनका कोई रिडक्शन डिडक्शन आपको नहीं मिलता वैल्यू ऑफ सप्लाई से, और ओरिजिनल पूरी की पूरी वैल्यू पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ऐसे जो भी सेकेंडरी डिस्काउंट्स होते हैं, अब उनके लिए आप जीएसटी वाले क्रेडिट नोट्स इशू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन समझो कि मेरा अगर लेजर है, मेरा लेजर है, वो तो अभी भी 500 रुपीज ही रिसीवेबल बताएगा ना, बट उसको तो सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्काउंट तो मैं एक्चुअली दे रही हूँ, तो 460 ही रिसीवेबल दिखना चाहिए। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आप बिना जीएसटी का सिर्फ 40 रुपीज का कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन केसेस वेयर डिस्काउंट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट इज ओके, कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन स्टिल बी इशूड, बट उसमें फिर जीएसटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। मतलब आपने 500 रुपीज पे ऑलरेडी जीएसटी आई 1 में दिखा के 3B में पैसा भर दिया है, तो अब यही भरा रहेगा, आपको 40 का रिडक्शन हम करने नहीं देंगे। डन। ये खत्म होता है पूरा सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3), जहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूजन्स और माइनस एक्सक्लूजन्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15(4) की, जो ऐसा बोलता है कि व्हाट इफ हम 15(1) को अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब जो रेसिपिएंट है वो रिलेटेड पर्सन है, या तो जो मनी है वो होल कंसिडरेशन नहीं है, साथ में कुछ और भी एक्सचेंज हो रहा है, तो उन केसेस में आपने बताया मैडम कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन रूल्स। तो स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 27 से, बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना। चलो, रूल 27 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन। मतलब आज मैं एक 20,000 रुपीज का मोबाइल परचेज करने गई, मैं एक 20,000 रुपीज का मोबाइल परचेस करने गई, उसके सामने मैंने क्या किया, उसके सामने मैंने 17,000 तो दे दिया कैश, और प्लस एक पुराना कैलकुलेटर था, बहुत ही शानदार फिनेंशियल प्लस साइंटिफिक मिक्स कैलकुलेटर था, इतना जोरदार कैलकुलेटर था कि शॉपकीपर ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप 17,000 और कैलकुलेटर दे दो और सामने क्या करो, ये मोबाइल ले जाओ। तो इस केस में मनी अब होल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब जो 17,000 का ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको तो अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं ले सकते। तो अब करना क्या है ये समझते हैं एज पर रूल 27। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या ओरिजिनल सप्लाई जो आपने किया है, तो ओरिजिनल सप्लाई हमने क्या किया है, मोबाइल, इसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या, मतलब आज अगर आप सिर्फ पैसे देके इस मोबाइल को खरीदना चाहते हो तो क्या मिलता है, हाँ मिलता है, मार्केट में कितने का मिलता है, तो 20,000 रुपीज का मिलता है। मतलब जो ओरिजिनल अंडरलाइन सप्लाई है उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, इफ द आंसर इज यस तो वही बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि 20,000। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे। अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आप पेंसिल से लिख दो फॉलो क्रोनोलॉजी। फॉलो क्रोनोलॉजी मतलब इसी लाइन में जाना है, अगर स्टेप नंबर 1 में आंसर आता है तो वही थांबा वही रुक जाओ, स्टेप नंबर 1 में आंसर नहीं आता है तो ही आप स्टेप नंबर 2 पे जाओगे, क्रोनोलॉजिकली ही जाना है। चलो, तो हम पूछ लेंगे अपने आप से कि क्या इस मोबाइल का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, जवाब आया हाँ अवेलेबल है, तो फिर 20,000 हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर भले ही हमने 17,000 कैश दिया बट जीएसटी तो पूरे 20,000 पे लगेगा। लेकिन ये मोबाइल मार्केट में बिकता ही नहीं है, मतलब अलग ही टाइप का मोबाइल है, इसका कोई ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि हमने मनी कितना दिया, तो मनी हमने दिया है कितना, तो 17,000 प्लस जो कैलकुलेटर हमने दिया है, वो कैलकुलेटर को अगर OLX पे बेच दे हम करते तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता। तो पता चला कि आज अगर मैं इस कैलकुलेटर को मार्केट में बेचने जाऊं, इतना शानदार कैलकुलेटर है कि ये 4,000 रुपीज में तो आराम से बिक जाएगा। यहाँ पे समझो मेरे पास मोबाइल का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तब मैं सेकंड स्टेप पे आई हूँ, जब मुझे पता चला कि मैंने 17,000 तो मनी दिया है, प्लस जो एडिशनल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर दिया है उसका फेयर मार्केट वैल्यू 4,000 रुपीज है, यानी मेरा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो 21,000 रुपीज हो जाएगा। चलो ये भी अवेलेबल नहीं है, इतना अजीबोगरीब अलग ही टाइप का कैलकुलेटर है कि इसका कोई फेयर मार्केट वैल्यू ही नहीं है। तो फिर मैं फिर से आऊंगी मोबाइल पे, शुरू मैंने कहां से किया था, मोबाइल का ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा कि क्या पैसा दिया और क्या एडिशनल कंसिडरेशन दिया। अब ये एडिशनल कंसिडरेशन का भी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फिर से आओ मोबाइल पे और पूछो
ए लप्पू से मोबाइल, ए लप्पू से मोबाइल, तुम्हारा ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है क्या? तुम्हारे जैसा कोई मोबाइल बिकता है मार्केट में क्या? तुम अगर वीवो हो तो क्या कोई चीवो जैसा मोबाइल बिकता है क्या, जिसके सेम फीचर्स है? हमको पता चला यस, इस मोबाइल जैसा जैसा, इस मोबाइल जैसा जैसा लाइक काइंड क्वालिटी का एक मोबाइल और बिकता है मार्केट में। तो हमने पता लगाया कि ये मोबाइल कितने में बिकता है, तो पता चला कि समवेयर अराउंड 19,500 इस लाइक काइंड क्वालिटी वाले मोबाइल का प्राइस है। तो फिर उसी को ले लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, इतना ज्यादा अलग टाइप का मोबाइल है कि इसके जैसा भी कोई मोबाइल मार्केट में नहीं मिलता, तो फिर आखिरी रास्ता हमारे पास बचता है, हमने कितना मनी दिया। फिर से हम यहाँ आ जाएंगे। अब हमने कितना मनी दिया? हमने 17,000 का मनी दिया, प्लस कैलकुलेटर का फेयर मार्केट वैल्यू तो अवेलेबल है ही नहीं, होता तो यही बात खत्म हो जाती। अब हम सोचेंगे इस कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या है। तो पता चला कि इस कैलकुलेटर को बनाने में या खरीदने में जो भी प्रोडक्शन किया या एक्विजिशन किया या सर्विस का प्रोविजन किया, जो भी आपने किया, उसका कॉस्ट क्या था? तो पता चला कि कैलकुलेटर बनाने का कॉस्ट मेरा 2,000 रुपीज था। 2,000 रुपीज का मॉनेटरी वैल्यू ले लूंगी, मतलब रूल 30 के हिसाब से मॉनेटरी वैल्यू बोलता है 110% ऑफ कॉस्ट। तो व्हाट आई विल डू, 2,000 इंटू 110% प्लस 17,000 कर दूंगी, और जो आंसर आएगा वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये होता है रूल नंबर 27। तो रूल 27 बोलता है कि जब भी मनी होल कंसिडरेशन नहीं है तो आपको करनी है एक क्रोनोलॉजी फॉलो। क्रोनोलॉजी बोलती है कि जो ओरिजिनल मोबाइल था, जो ओरिजिनल मोबाइल था उसका क्या ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है? आंसर इज यस, तो फिर उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो। नहीं तो फिर सेकंड केस में आओ, मोबाइल के लिए क्या दिया? तो 17,000 का कैश दिया प्लस कैल्सी दिया, तो कैल्सी का क्या फेयर मार्केट वैल्यू था? वो अवेलेबल है, तो ऐड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई बना दो। ये भी अवेलेबल नहीं है, फिर से मोबाइल को पूछो कि भाई मोबाइल तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम्हारे जैसा कोई अवेलेबल है? तू नहीं तो तेरा जैसा कोई सही, तो भाई उसके जैसा लाइक एंड क्वालिटी है अवेलेबल, तो फिर उसको ले लो वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वो भी अवेलेबल नहीं है, इस मोबाइल जैसा जैसा भी कोई नहीं है, तो फिर से कंसिडरेशन पे आओ कि 17,000 तो मनी दिया है, प्लस अब आखिरी रास्ता बचता है कि जो भी हम एडिशनल चीज दे रहे हैं उसका 110% ऑफ कॉस्ट हम ले ले, जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं, और इन दोनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। आखिरी रास्ता, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेटर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हम नहीं निकाल पा रहे, तो लास्ट ऑप्शन बचता है रूल नंबर 31, जो ऐसा बोलता है कि भाई फाइनली रेसिडुअल मेथड के हिसाब से, बेस्ट जजमेंट के हिसाब से क्या लगता है कि रीजनेबल बेसिस पे अगर सारे प्रोविजंस अप्लाई करें तो क्या होगा, उसी को अप्लाई करके और वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है जो आपको हमेशा फॉलो करना है, वेयर मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन। इसका सिर्फ एक प्रोवाइजो है जो ऐसा बोलता है, अगर सप्लायर ऑफ सर्विस है, मतलब गुड्स के केस में तो आपको ऐसे ही जाना है रूल 30 फिर रूल 31। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ब्रेक करने देंगे, मतलब अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आप रूल 31 को रूल 30 के पहले भी लगा सकते हो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि समझो कोई सर्विस प्रोवाइड करने का क्या कॉस्ट होगा वो निकालना बहुत मुश्किल होगा। कैसे उसका 110% ले? मैंने बोला मोबाइल दे दो, उसके सामने आपको बाल काट के दे दूंगी, अरे बाल काट के देने का तो क्या ही प्रोविजन ऑफ सर्विस का कॉस्ट होता है, तो वहां पे शायद 110% लेना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं क्रोनोलॉजी फॉलो करने जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस के सप्लायर के लिए गवर्नमेंट ने बोला अच्छा चलो एक काम करो, आप अगर चाहो तो रूल 31 को रूल 30 के पहले लगा लेना, बाकी हमेशा हर जगह क्रोनोलॉजी फॉलो करना मैंडेटरी है। डन, ये हुआ रूल 27। अब बात करते हैं रूल 28 की, मतलब व्हाट इफ जो रेसिपिएंट है वो मेरा रिलेटेड या तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब फिर से मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि जिसके साथ मैं सप्लाई कर रही हूँ वो मेरा या तो रिलेटेड पर्सन या तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। एजेंट के लिए अलग वैल्यूएशन रूल लगता है, तो एजेंट को यहाँ पे छोड़ देना। एजेंट के अलावा अगर कोई भी मेरा रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उसके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन किया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? समझो, अब मनी अगर होल कंसिडरेशन नहीं होता तो आप रूल 27 पे आ जाते, अब वो वाली कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ पे हम रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो ये दोनों एडिशनल कंसिडरेशन वाले पॉइंट काट दो। रूल 27 में से ये दोनों पॉइंट काट दो तो क्या बचता है? अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है यस तो उसी को ले लो, नहीं अवेलेबल है तो लाइफ एंड क्वालिटी को ले लो। ये भी अवेलेबल नहीं होता है तो फिर रूल 31 मतलब 110% या तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो। वेरी मच सिंपल। यहाँ भी क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, वो बीच के 2 पॉइंट उड़ा देना। तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है यस, नहीं अवेलेबल है लाइक एंड क्वालिटी को ले लो, और फिर रूल 31 लगा दो अगर ये भी नहीं होता है तो। लेकिन रूल 27 में हमको कुछ प्रोवाइजोस दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो बोलता है आपने सपोज अपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, आपने अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया जो फर्दर किसी और कस्टमर को सप्लाई करने वाला है उसी तरीके के वही गुड्स, और ये दोनों भी आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है। उस केस में जो भी प्राइस इन्होंने अपने कस्टमर से चार्ज किया, जो भी प्राइस इन्होंने अपने फर्दर कस्टमर से चार्ज किया,
उसका 90% आप अपने ट्रांजैक्शन का वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कुछ अप्लाई मत करो, सीधा सीधा जो भी यू हैव एन ऑप्शन कि इधर आप ये क्रोनोलॉजी फॉलो कर लो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन जहां पे आपकी रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन ने अपने अल्टीमेट कस्टमर से क्या चार्ज किया है उसका 90% आप दोनों के बीच का वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सिंपल ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि हाँ रिलेटेड पर्सन आगे बेचने के लिए 10% का मार्जिन रखता होगा। और ये जो प्रोवाइजो है ये तो सारे हालात जज्बात सब कुछ बदल देता है। ये प्रोवाइजो क्या बोलता है, सब कुछ भूल जाना, क्रोनोलॉजी भूल जाना, 90% भूल जाना, हर एक चीज को भूल जाना। अगर आपका जो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है जिसको आपने सप्लाई किया वो एलिजिबल है फुल आईटीसी लेने के लिए, वो एलिजिबल है आपने जो भी उसको सप्लाई किया उसका फुल आईटीसी लेने के लिए, तो फिर हमको कुछ नहीं देखना है। जो भी आप इनवॉइस में डिक्लेयर कर दोगे, जो भी आप इनवॉइस में डिक्लेयर कर दोगे बस वही डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आगे जितने में बेचना हो बेचना, ओपन मार्केट वैल्यू जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन ने बस इतनी सी बात बोल दी, क्वेश्चन ने बस इतनी सी बात बोल दी कि जो रेसिपिएंट है या डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है बीइंग अ रेसिपिएंट वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में जो आप डिक्लेयर कर दोगे अपने इनवॉइस में वही डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट मान लेगी। राइट नाउ रूल 27 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगेन नॉट सर्विसेज, बिकॉज शेड्यूल 1 हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा है जहां पे पढ़ा था कि प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर गुड्स सप्लाई होते हैं बिना कंसिडरेशन के तो भी उनको हम सप्लाई मान लेते हैं। तो फिर कैसे डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो समझो। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वो सर्विसेज के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल के बीच में। इधर क्रोनोलॉजी नहीं है, रूल 27 रूल 28 क्रोनोलॉजी है और रूल 28 के प्रोवाइजोस है, ठीक है वो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, बट रूल 29 में देयर इज नो क्रोनोलॉजी, देयर इज नो क्रोनोलॉजी। यू सीधा सीधा हैव एन ऑप्शन, सीधा सीधा गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि या तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ले लो या आपका रेसिपिएंट आगे अपने अनरिलेटेड रेसिपिएंट को कितने में सप्लाई करेगा उसका 90% ले लो। तो सीधा सीधा ऑप्शन दिया है ओपन मार्केट वैल्यू या तो 90% प्राइस चार्ज बाय रेसिपिएंट टू इट्स अनरिलेटेड कस्टमर, इन दोनों में से जो आपको बेनिफिशियल लगता है आप ले लो। दोनों ही आप अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, रूल 30 रूल 31 लगा लेना और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेना। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है भाई, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में कोई भी नॉर्मल इंसान क्या प्राइस पे डील करता है, लाइक एंड क्वालिटी बिल्कुल उसके जैसा है, ये सब हमको समझ में आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 15(5) की, विच टॉक्स अबाउट स्पेशल रूल्स फॉर नोटिफाइड सर्विसेज। तो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए कुछ अलग वैल्यूएशन रूल्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, जैसे कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है तो उसमें इस तरीके से ही वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना, ऐसा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो शुरू करते हैं रूल 31A से, जो बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट लॉटरीज वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती है, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं समझो। लॉटरी जीएसटी में टैक्सेबल होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पे कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरी आती है तो उसका एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आता है, राइट, यस। तो ऑफिशियल गैजेट में क्या प्राइस नोटिफाइड है या तो क्या एक्चुअल फेस वैल्यू पे टिकट बिक रहा है, दोनों में से जो भी हायर होता है उसको 28% इंक्लूसिव मान लेना। क्यों, क्योंकि आज अगर लॉटरी की टिकट लेने जाओगे उन्होंने आपको बोला कि 440 की टिकट है, 440 की टिकट है लॉटरी की, तो 440 के ऊपर एडिशनल जीएसटी तो नहीं लेंगे, 440 में जीएसटी इंक्लूडेड ही होगा। तो मान लेना कि ये जो 440 है इसमें 28% का जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 440 अपॉन 128% करके और एक्सक्लूसिव अमाउंट को निकाल लेना जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो क्या प्राइस फेस क्या टिकट का फेस वैल्यू है या क्या प्राइस ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड है, दोनों में से जो भी हायर होती है उसको आप 128% से एक्सक्लूसिव ट्रीट करके और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेते हो। चलो उसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसिंग है, जितना भी फेस वैल्यू पे करते हो 100% पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है, पूरे पे जीएसटी लग जाता है, राइट। देन रूल 32, रूल 32 में 5 ऑप्शनल वैल्यूएशन मेथड्स है, मतलब 5 चीजों के लिए किस अलग तरीके से हम वैल्यूएशन कर सकते हैं उसकी स्पेशल ऑप्शनल प्रोसीजर्स है। तो रूल 32(1) जो है, रूल 32 सब रूल 1 है, उसने सिंपली बोल दिया कि हाँ नीचे आपको 5 ट्रांजेक्शन दिए हैं जिसके ये ऑप्शनल मेथड्स हम दे रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। शुरू करेंगे रूल 32(2) से। सो 32(2), 32(3), 32(4), 5 और 6, तो ये 5 अलग तरीके के ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारे पास स्पेशल ऑप्शनल वैल्यूएशन प्रोसीजर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद रूल 32(2) which says परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अब अपन को पता है कि मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, मनी और सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं लगता, बट मनी और सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करवाना उस पे तो जीएसटी लगता है। मतलब आज अगर मैं रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर लूं,
आज अगर मैं डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर लूं तो जो मार्जिन होगा, जो मेरा फॉरेक्स डीलर अर्न करने वाला है, उस पर तो जीएसटी लगना ही चाहिए। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई? अगेन जो रूल 32(2) है, परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, उसमें भी अंदर हमको गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो आप इस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो, नहीं जम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यू हैव एन ऑप्शन टू टेक बाय दिस। तो या तो ये जो चार्ट आपको समझा रही हूँ ऐसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो, नहीं जम रहा है तो ये स्लैब रेट का एक टेबल है, इसके तरह से भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब रूल 32 ऑलरेडी एक ऑप्शनल प्रोसीजर है, उसके अंदर रूल 32(2) में आपको गवर्नमेंट ने और ऑप्शन दे रखा है। चलो, तो पहले जो 32(2)(a) क्लॉज है, मतलब रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज ए है, वो क्या बोलता है, जो भी दो फॉरेन करेंसीज आप एक्सचेंज कर रहे हो, क्या उसमें आईएनआर इन्वॉल्व है क्या? मतलब मैं डॉलर फॉर रुपी एक्सचेंज कर रही हूँ या मैं डॉलर फॉर येन एक्सचेंज कर रही हूँ। तो अगर आंसर आता है मैं डॉलर फॉर येन एक्सचेंज कर रही हूँ, मतलब जो दो करेंसीज में मैं डील कर रही हूँ उसमें से एक भी करेंसी रुपी तो है ही नहीं, उस केस में सिंपली क्या करना है, दोनों करेंसी को आरबीआई का रेट लगा के रुपी में कन्वर्ट कर लेना। मतलब मैंने अगर $100 एक्सचेंज किए हैं फॉर वट एवर एक्स अमाउंट ऑफ येन आएगा, तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट कर लो, इस येन को भी रुपए में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से जो भी लोअर आता है उसका 1% बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो भी दो करेंसीज आप एक्सचेंज कर रहे हो, उन दोनों करेंसी में अगर आईएनआर इन्वॉल्व नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों करेंसी को इंडिविजुअली रुपए में कन्वर्ट कर लो, जो भी लोअर अमाउंट आता है उसका 1% आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन जवाब आता है कि नहीं नहीं, हम डॉलर रुपी एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब दो करेंसी में से कोई, मतलब या तो हम डॉलर फॉर रुपी या हम रुपी फॉर डॉलर एक्सचेंज करें, मतलब दोनों में से किसी एक लेग पे तो रुपी इन्वॉल्व है, आईएनआर इन्वॉल्व है। तो तुरंत से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना कि क्या आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है क्या? आंसर आता है नो। अब डॉलर के तो पॉसिबल है, मान लो कोई ऐसी रिमोट करेंसी है जिसके साथ हम रुपी को कन्वर्ट कर रहे हैं जहां पे रेफरेंस रेट ही उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए आरबीआई का अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना भी आईएनआर या तो रिसीव किया होगा या पे किया होगा, क्योंकि एक लेग पे आईएनआर है, तो जितना भी आईएनआर इन्वॉल्व था उसका 1% सीधा सीधा बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है, मतलब आरबीआई बोलती है कि $1 इज इक्वल टू 79 रुपीज, बट फॉरेक्स डीलर ऑब्वियसली अपना कुछ तो मार्जिन रखेगा, उसने $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज में डील करवा दी, तो फिर 1 रुपी का ये जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर से एक्सचेंज हुए, वो बन जाएगा अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो भी आपका बाइंग सेलिंग रेट होगा, जो भी आपका बाइंग या सेलिंग रेट होगा, उसमें आरबीआई के रेफरेंस से कितना मार्जिन रखा गया है मल्टीप्लाई बाय कितना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है, वो सीधा सीधा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो रूल 32(2)(a) बोलता है कि भाई जो भी दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है उसमें रुपी इन्वॉल्व है क्या? अगर हाँ इन्वॉल्व है तो पूछो रेफरेंस रेट अवेलेबल है, अगर हाँ अवेलेबल है तो रेफरेंस रेट का और एक्चुअल रेट का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई बाय फॉरेन करेंसी कर लो। रुपी तो इन्वॉल्व है बट रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर जितना रुपी इन्वॉल्व है उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो। रुपी ही इन्वॉल्व नहीं है तो दोनों की दोनों करेंसी को रुपी में कन्वर्ट करो और जो लोअर अमाउंट आता है उसका 1% ले लो वैल्यू ऑफ सप्लाई। चार्ट कुछ खास जमा नहीं, समझ आया नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है 32(2)(b) का। ये बोलता है कि आप स्लैब रेट्स को फॉलो कर लो, लेकिन ध्यान रखना एक बार अगर आपने स्लैब रेट मेथड को ऑप्ट किया है तो फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब सपोज FY 23-24 चल रहा है, इसके बीच में किसी महीने में, मान लो मैंने सितंबर 2023 में डिसाइड किया कि स्लैब रेट फॉलो करना है, तो अब रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च 2024 तक मैं वापस से शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। सो वंस इफ आई कम टू दिस स्लैब रेट मेथड, तो फिर रिमेनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए मुझे ये स्लैब रेट को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब स्लैब रेट क्या बोलता है, अगर अप टू 1 लाख रुपीज एक्सचेंज करवाते हो तो फिर 1% ऑफ ग्रॉस करेंसी, मानो मैंने 55,000 एक्सचेंज करवाया, तो 55,000 का 1% क्या होता है 550 रुपीज, तो 550 रुपीज या 250 विच एवर इज हायर लेना है। तो पहले इनिशियल 1 लाख रुपीज तक के लिए 1% और 250 विच एवर इज हायर, मतलब मानो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 एक्सचेंज करवाया तो 10,000 का 1% आ जाएगा 100 को कंपेयर करना है 250 से, तो हायर के हिसाब से 250। यानी एक बात समझ में आई कि कभी भी अगर स्लैब रेट मेथड से जाती हूँ तो कम से कम 250 वैल्यू तो आने वाला है, उससे कम वैल्यू आने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि कम आएगा उसको कंपेयर कर लेंगे तो हायर फिर से 250 हो जाएगा। तो इनिशियल 1 लाख के लिए 1% और 250 विच एवर इज हायर। अब 1 लाख 1 से लेके 10 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 9 लाख तक क्या करना है, तो पहले 1 लाख का 1% हो जाएगा 1000, फर्स्ट 1 लाख का 1% 1000 प्लस 1 लाख से कितना एक्सेस है, मानो 4 लाख एक्सचेंज किया, 4 लाख एक्सचेंज किया ना, तो 1 लाख का 1%, रिमेनिंग 3 लाख का आप ले लोगे 0.5%। तो 1 लाख के एडिशनल एक्सेस में जितना भी है 10 लाख तक उसका 0.5% ले लेना। 10 लाख से भी ज्यादा है तो क्या करोगे, तो पहले के 1 लाख के लिए हो जाएगा 1000 रुपीज,
फिर नेक्स्ट 9 लाख का 0.5% वुड बी 4,500, तो ये करके 5,500 तो फिक्स हो गया, प्लस 10 लाख से जितना भी ऊपर है उसका 0.1% आप ले लोगे। मानो अगर 15 लाख है, 15 लाख एक्सचेंज किया तो 15 लाख में फर्स्ट 1 लाख का 1% 1000, नेक्स्ट 9 लाख का 0.5% 4500, और 10 लाख से ऊपर 5 लाख और है तो और 5 लाख का 0.1% लेके इन सबका टोटल करके कंपेयर करोगे 60,000 रुपीज से और लोगे विच एवर इज लोअर। मतलब करोड़ करोड़ एक्सचेंज कर लिए, करोड़ करोड़ एक्सचेंज कर लिए तो 0.1% करके हो सकता है 60,000 से ज्यादा अमाउंट आ जाए, फिर भी कंपेयर करके अगर लोअर 60,000 हुआ तो 60,000 ही रखेंगे। यानी एक बात समझ में आई कि मिनिमम 250 से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे विच एवर इज हायर बोला है, और मैक्सिमम 60,000 तक जा सकता है क्योंकि यहाँ पे लोअर बोला है। जबकि ये जो चार्ट वाला हमने पढ़ा था इसमें कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं है, फॉर्मूला के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा, बट स्लैब रेट में कम से कम 250 तो वैल्यू आएगा ही और ज्यादा से ज्यादा 60,000 तक का वैल्यू आ सकता है। डन। देन 32(3) बात करता है एयर ट्रैवल एजेंट की। माइंडेड इट इज ओनली एयर ट्रैवल एजेंट, नॉट अ रेलवे एजेंट, नॉट अ बस, एनीथिंग लाइक दैट, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एयर ट्रैवल एजेंट। अगर डोमेस्टिक बुकिंग्स करवाते हैं तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल बुकिंग्स करवाते हैं तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। वेरी मच सिंपल, कुछ नहीं, 5% 10% याद रखना है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ये बेसिक फेयर क्या होता है, वही नॉर्मल फेयर जिसके ऊपर एयरलाइंस कमीशन पे करती है बिना कोई भी दूसरे चार्जेस या टैक्सेस को इंक्लूड किए। सो अमाउंट ऑन विच एयरलाइंस नॉर्मली पे कमीशन एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस, उसी बेसिक फेयर का 5% फॉर इंटरनेशनल बुकिंग, 10% फॉर 5% फॉर डोमेस्टिक बुकिंग और 10% फॉर इंटरनेशनल बुकिंग आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना है। देन टॉकिंग अबाउट रूल 32(4) विच इज लाइफ इंश्योरेंस। ये चार्ट अपने दिमाग में बिठा लो, आप कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। ऑल्सो दिस इज नॉट फॉर जनरल इंश्योरेंस, नो, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस। प्लीज मेक श्योर टू हाईलाइट दिस। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रिस्क का कवर ले रखा है, ओनली रिस्क कवर, तो जो भी टोटल प्रीमियम पे करते हो पूरा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, पूरे टोटल प्रीमियम पे जीएसटी पे करना है। तो ओनली रिस्क का कवरेज है तो एंटायर प्रीमियम बिकम्स माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंगल एन्युइटी प्लान है तो प्रीमियम का 10% बिकम्स माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। बात करते हैं सेविंग्स पॉलिसी की। अब आजकल क्या होता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ रिस्क के कवरेज के लिए नहीं करते हो, आप चाहते हो कि वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी हो और उससे एडिशनल इनकम भी अर्न करो। तो मानो 100 रुपीज का प्रीमियम पे किया है, जिसमें से 70 रुपीज तो हम इन्वेस्टमेंट को ही अलोकेट कर रहे हैं और जो बचा 30 है वो रिस्क के कवर के लिए है। अगर ऐसा सीन है तो टोटल प्रीमियम में से जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट को अलोकेट किया है वो रिड्यूस कर लो और जो बचा है बस वही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, मतलब ये 30 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि ये जो भी आपने 70 इन्वेस्टमेंट को अलोकेट किया है ये पहले से पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो सच अमाउंट हैज टू बी इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। अगर इंटीमेट नहीं किया तो क्या होगा, देखो, रोज रात को उसको मैसेज करना, रोज रात को उसको मैसेज करना, पता है आज क्या हुआ, पता है हम कल क्या करने वाले हैं, मतलब आप सब कुछ शेयर करते हो, आप पहले से चीजों को इंटीमेट कर देते हो, तब तक तो आप रहते हो स्पेशल। मतलब आप पहले से इंटीमेट कर रहे हो तो आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा कि 100 माइनस 70 करके 30 को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान। जिस दिन आपने चीजें बतानी बंद कर दी आप हो जाओगे नॉर्मल सारे दोस्तों की तरह। मतलब अगर यहाँ पे ये जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट को अलोकेट किया है ये हमने पहले से इंटीमेट नहीं किया तो हम फॉल हो जाएंगे बाकी सारे केसेस में, मतलब और आप कहीं नहीं फॉल होते हो तो कम टू ऑल अदर केसेस, जहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए सीधा 25% ऑफ टोटल प्रीमियम बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई और सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए 12.5% ऑफ प्रीमियम बन जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर मैंने यहाँ पे इंटीमेट नहीं किया कि मैंने 70 इन्वेस्टमेंट को अलोकेट किया था तो कोई बात नहीं, सीधा 100 का 25% पहले साल के लिए और उसके बाद 12.5% दूसरे और आगे सारे सालों के लिए रिन्यूअल के टाइम पे बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चार्ट बिल्कुल से याद रखना है, अगर 100% ओनली रिस्क कवरेज है तो टोटल प्रीमियम वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिंगल एन्युइटी प्लान है तो 10%, दूसरा कोई भी केस है तो फर्स्ट ईयर 25%, सेकंड और सारे सब्सिक्वेंट ईयर 12.5%, और सेविंग्स पॉलिसी है जहां पे पहले से इंटीमेट करके रखते हो कलेक्शन करते टाइम ही अमाउंट, तो वो रिड्यूस करके जो बचता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है। राइट, नाउ देयर इज दिस अमेंडमेंट विद रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ नो क्लेम बोनस। अब ये एक कॉमन क्लेरिफिकेशन है, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस सबके लिए अप्लाई होता है। अब क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में था तो मैंने इसी के साथ दे दिया। सो इट्स अ कॉमन क्लेरिफिकेशन कि ये जो नो क्लेम बोनस होता है इसका करना क्या है। सबसे पहले नो क्लेम बोनस होता क्या है, तो भाई मानो मैंने इस पर्टिकुलर साल अपनी गाड़ी के ऊपर कोई इंश्योरेंस लिया और मैं क्या स्मूथ जगह ड्राइवर हूँ, मैंने पूरे साल में किधर भी गाड़ी नहीं अड़ाई, उस केस में मैंने कोई क्लेम लिया ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी को मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये पॉलिसी लेती है पर क्लेम तो लेती नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी मुझे अगले साल जब मैं रिन्यूअल करवाने जाती हूँ मुझे नो क्लेम बोनस देती है।
मतलब मुझे जितना प्रीमियम एक्चुअली पे करना था उसमें मुझे कुछ डिस्काउंट दे देती है कि क्योंकि आपने कोई क्लेम किया नहीं तो ये लो आप बोनस रखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये अराइज होता है कि क्या ये जो नो क्लेम बोनस मुझे मिला है ये कोई कंसिडरेशन है क्या मेरे लिए, इसमें मैं जीएसटी लगाऊं? तो देखो क्वेश्चन क्या है समझो। जो भी डिडक्शन हमको करने देते हैं नो क्लेम बोनस के लिए बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल, क्या उसको कंसिडरेशन माने? ऐसा बोले, हमने ये सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था, अग्रीइंग फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू डू एन एक्ट टॉलरेट एन एक्ट। तो क्या ऐसा है क्या कि मैंने अग्री किया था इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं कोई क्लेम नहीं लूंगी, जिसके लिए मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं कोई क्लेम नहीं लूंगी, जिसके लिए अब ये लोग मुझे नो क्लेम बोनस दे रहे हैं, तो क्या इसको मैं कंसिडरेशन मानूं? द आंसर इज नो। कोई भी इंसान जिंदगी में इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है कि वो कोई क्लेम ना करे और फिर उसको नो क्लेम बोनस मिले, नहीं। हमारा अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस, कोई इंजरी हुई तो आप उसको इंडेमनीफाई करके देना, कॉम्पेंसेट करके देना। हाँ, वो तो चलो ये हुआ कि हमने कोई क्लेम लिया नहीं इसलिए हमको नो क्लेम बोनस मिल गया, मतलब हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कभी ये था ही नहीं कि हम क्लेम नहीं करेंगे इसलिए आप हमको पैसा देना, ऐसा फुद्दू कोई नहीं होगा। सो द कस्टमर प्रोक्योर्स इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब पॉलिसी लेने का अपना अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अपन लॉसेस को इंडेमनीफाई कर सके, ना कि अपन क्या कर सके, नो क्लेम बोनस ले सके। तो इस केस में अपने ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं चाहूं तो मैं क्लेम ले सकती हूँ, वो तो मैंने क्लेम नहीं लिया, तो उस केस में कोई सप्लाई नहीं हो रहा है और इस नो क्लेम बोनस को कोई कंसिडरेशन नहीं मानना है। सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब सब्सिक्वेंट ईयर में मानो कि नॉर्मली मुझे 3000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरना था बट मुझे 400 का नो क्लेम बोनस मिल गया और मुझे 2600 ही पे करना पड़ा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे? तो यहाँ गवर्नमेंट बोल रही है कि नो क्लेम बोनस आपको दिया जाता है कि पहले से बताया हुआ ही होता है आपको, तो एज सच इट्स अ प्री अग्रीड डिस्काउंट। तो सीधी सी बात है सेक्शन 15(3) के हिसाब से इसको हम आपको रिड्यूस करने देंगे और आपको 2600 के ऊपर ही जीएसटी पे करना है, ना कि 3000 पे। सो ये जो नो क्लेम बोनस है क्या ये एडमिसिबल डिस्काउंट होगा? द आंसर इज यस होगा, क्योंकि 15(3) के हिसाब से ये प्री अग्रीड है, तो जीएसटी नेट प्रीमियम पेड विच इज 2600 पे लेवी होगा, ना कि 3000 पे। तो ये सिंपल से दो क्लेरिफिकेशन नो क्लेम बोनस के लिए गवर्नमेंट ने इश्यू कर दिए हैं, राइट। तो ऑप्शनल प्रोसीजर हमने पढ़ लिया, फॉरेक्स फॉरेन करेंसी का परचेज सेल, उसके बाद एयर ट्रैवल एजेंट और लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की विच सेज 32(5) बाइंग और सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स। अब सेकंड हैंड गुड्स हो सकता है आप खरीदते कुछ माइनर सा रिप्रोसेसिंग करके आगे बेच रहे हो, विच इज ओके, माइनर रिप्रोसेसिंग इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सेकंड हैंड गुड्स में बाइंग सेलिंग डील करते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक मार्जिन स्कीम का बेनिफिट देती है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, राइट। मार्जिन का सिंपल मीनिंग होता है प्रॉफिट। तो पहली कंडीशन तो ये समझ लो कि जब भी जो गुड्स आपने परचेस किए थे, जिनको आप सेकंड हैंड बेच रहे हो, अगर उन पे आईटीसी ले लिया था तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर मैंने जो भी सेकंड हैंड गुड्स में मैं डील कर रही हूँ उनको परचेस करते टाइम मैंने उस पर आईटीसी ले लिया था तो मैं इस ऑप्शनल प्रोसीजर का फायदा उठा ही नहीं सकती, बात खत्म, नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। दिस अप्लाइज ओनली एंड ओनली व्हेन ये जो सेकंड हैंड गुड्स में डील कर रही हूँ इनको परचेस करते टाइम मैंने कोई आईटीसी अवेल नहीं किया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मार्जिन स्कीम का बेनिफिट ले सकती हूँ। मतलब जितने में भी मैंने इनको सेल किया माइनस जो भी मेरा परचेज प्राइस था, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, मतलब क्या बचा? मार्जिन। ये मार्जिन को हम बोल देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो नॉर्मली समझो, अगर आज आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, कुछ भी करते हो, तो जीएसटी प्रॉफिट पे नहीं लगता है, आपके सेलिंग प्राइस पे, एमआरपी, जो एमआरपी होती है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है, मतलब पूरे सेलिंग प्राइस पे ही हमेशा नॉर्मली एज सच जीएसटी लगता है। बट यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स के केस में स्पेसिफिकली जब आपने आईटीसी नहीं लिया था तब गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट देना चाहती है कि ठीक है, जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से परचेज प्राइस माइनस कर दो, जो मार्जिन बचता है बस इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे और सिर्फ इसी पे जीएसटी लगाएंगे। कभी भी अगर ऐसा हुआ कि आपने लॉस में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस इज लेस देन परचेज प्राइस, तो गवर्नमेंट सामने से तो पैसा देने आएगी नहीं, उस केस में आप नेगेटिव वैल्यू को क्या करना? इग्नोर कर देना। बट प्लीज मेक श्योर अगर आईटीसी नहीं लिया है तो ही ये बेनिफिट मार्जिन स्कीम का मिलता है, कभी भी आईटीसी ले लिया था तो फिर नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजन ही आपके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। अंडरस्टूड। अब दो चीजें और पढ़नी है इसी कॉन्टेक्स्ट में। चलो, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस मेरे को समझ में आता है, मार्जिन जिसपे मुझे जीएसटी लेवी करना है। एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू डिटरमाइन परचेज प्राइस इन केस ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स फ्रॉम अ बोरोवर। मतलब आज मैंने हायर परचेज पे कोई गुड्स बेच दिए, हमने डिसाइड किया था कि फॉर 12 मंथ्स एवरी मंथ वो मुझे 10,000 रुपीज पे करने वाला है, तो एक साल में पूरा 1,20,000 पे हो जाएगा। और ठीक है, हायर परचेज में वैसे भी गुड्स तो हम शुरू से ही दे ही देते हैं बायर को। अब ये बायर ने क्या किया, 4 मंथ्स तक तो मुझे प्रॉपरली 10,000 पे करता गया, 5th मंथ से पेमेंट करना बंद कर दिया,
तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी लेंडर होगा वो लेंडर उन गुड्स को फिर से उठा के ले आएगा। तो हम क्या करते हैं, फिफ्थ सिक्स 2 मंथ हमने वेट किया, वो उसने नहीं आपको पैसा दिया, तो 7th मंथ में हम जाके उन गुड्स को उठा के ले आए। अब उस केस में सीधी सी बात है, ये सेकेंड हैंड गुड्स हो गए। सेकेंड हैंड गुड्स में अगर हमने आईटीसी मतलब अपना जो रेसिपिएंट था, जो अल्टीमेट बोरोवर था, वो अगर रजिस्टर्ड था, जो अल्टीमेट डिफॉल्टिंग बोरोवर था वो अगर रजिस्टर्ड था, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड था, उसने आईटीसी लिया होगा, तो फिर जो एक्चुअल सप्लाई वैल्यू होगा उसी पे जीएसटी लगेगा। बात करते हैं जब अपना डिफॉल्टिंग बोरोवर अनरजिस्टर्ड था, जब अपना डिफॉल्टिंग बोरोवर अनरजिस्टर्ड था, उस केस में मार्जिन स्कीम लगेगा। तो सेलिंग प्राइस तो अपन को पता है कि मैं जो भी 1,20,000 के गुड्स थे उनको रिपोसेस करके लेके आई और उनको मैंने मान लो 97,000 में बेच दिए, उन गुड्स को मैंने 97,000 में बेच दिए, सेलिंग प्राइस है। परचेज प्राइस क्या मानू मैं, पूरा 120 मानू या 40,000 तो मुझे 4 मंथ्स के मिल चुके हैं, 120 माइनस 40 मानू, ये परचेज प्राइस क्या होगा जिसको माइनस करके मुझे मार्जिन का आंसर मिलेगा। तो ये परचेज प्राइस डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, जो भी ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज थी, जो भी ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज थी, वहां से लेके जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ डिस्पोजल होगी, मानो जनवरी में वो बायर ने हमसे परचेज किया था, जैन फेब मार्च अप्रैल निकल गया, मई में हम कुछ उठा के लाए, फिर जून जुलाई पड़े रहे, फिर बायर ढूंढा और ये सब कुछ करते करते अल्टीमेटली अक्टूबर में हमने इन गुड्स को फिर से सेल किया है। उस केस में हमको पता है जीएसटी के क्वार्टर्स फिक्स्ड होते हैं, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 क्वार्टर्स हो गए एक्चुअल परचेज से लेके एक्चुअल डिस्पोजल तक। इन 4 क्वार्टर्स का आप क्या करना, 5% रिडक्शन कर लेना, मतलब ओरिजिनल परचेज प्राइस वाज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5% फॉर 4 क्वार्टर कर लेना, जो भी आंसर आता है उसको 1,20,000 में से लेस कर लेना, जो बचता है वो बन जाएगा आपका परचेज प्राइस, और 97,000 में से उसको रिड्यूस करके और मार्जिन ले आना और उस मार्जिन पे जीएसटी चार्ज कर लेना। तो मार्जिन स्कीम नॉर्मली बोलती है आईटीसी नहीं लिया था तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस करके जो मार्जिन बचता है बस उसी पे जीएसटी लगाना। लेकिन एक डाउट अराइज हो सकता है कि रीपोजेस जब हम गुड्स करते हैं डिफॉल्टिंग बोरोवर से, तो परचेज प्राइस कैसे निकालनी है, सेलिंग प्राइस में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, परचेज प्राइस कैसे निकालनी है, तो ओरिजिनल डेट पे जितने में परचेज किया था, परचेज डेट वहां से लेके फाइनल डिस्पोजल आप जब भी कर रहे हो उसके बीच में जितने भी क्वार्टर होते हैं, पर क्वार्टर का 5% रिडक्शन करके जो बच जाएगा वो परचेज प्राइस होगा, इसको सेलिंग प्राइस से लेस करके और निकाल लेना अपना मार्जिन। चलो, एक और स्पेशल प्रोविजन है ओल्ड और यूज्ड मोटर व्हीकल्स के लिए। तो ऐसे ओल्ड या यूज्ड मोटर व्हीकल्स जिन पे आपने आईटीसी अवेल नहीं किया था, अगर आईटीसी अवेल किया था तो फिर से कुछ नहीं कर सकते, अगर आईटीसी अवेल किया था तो फिर से कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल प्रोविजंस लग जाएंगे। आईटीसी अवेल नहीं किया था और इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, आईटीसी अवेल नहीं किया था और इस ओल्ड यूज्ड मोटर व्हीकल पे मैंने इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन ले लिया, तो उस केस में मेरा मार्जिन सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस नहीं होगा, मेरा जो मार्जिन होगा वो सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू एज पर इनकम टैक्स होगा। बिकॉज नॉर्मली समझो, गाड़ी जितने में परचेज करते हो उससे कम में ही बेचते हो, मतलब हमेशा नेगेटिव मार्जिन ही आएगा। रैशनल केसेस में देखने जाओ तो खरीदने से महंगी तो गाड़ी कभी बेचते नहीं हो आप, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, आईटीसी ले लिया था नॉर्मल प्रोविजन लग जाएंगे, आईटीसी नहीं लिया तो एक काम करो, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस मत करना, इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन ले रहे हो ना, तो फिर अब क्या कर लेना, सेलिंग प्राइस मतलब कितना कंसिडरेशन मिला माइनस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सप्लाई के दिन पे क्या डेप्रिसिएटेड वैल्यू थी वो लेस कर लेना, और फिर जो मार्जिन बचता है उस पे जीएसटी लगाना, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना। हावेवर किसी भी केस में अगर डेप्रिसिएटेड वैल्यू भी ज्यादा है कंसिडरेशन से तो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्जिन को इग्नोर कर देना, गवर्नमेंट को सामने से पैसा देगी नहीं, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई 0 मान लेना। लेकिन आईटीसी तो नहीं लिया, ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया, इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो फिर कोई बात नहीं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर लेना। लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन ले लिया तो फिर सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू करना, और समझो ये सारे कैपिटल गुड्स के लिए नहीं है, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स, बाकी सब में ऊपर पड़ा वैसा ही अप्लाई हो जाता है। दिस वाज इन रिलेशन टू सेकेंड हैंड गुड्स। और लास्ट बात करते हैं रूल 32(6) की, जो बोलता है कोई भी वाउचर, कूपन, स्टैम्प, टोकन वगैरह होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे। सिंपल सी बात है, आज अगर मैं कोई 500 का वाउचर खरीदती हूँ जिसको मैं रिडीम कर सकती हूँ फॉर गुड्स वर्थ 700 रुपीज, भाई 500 का वाउचर लिया लेकिन उसके सामने आप 700 के गुड्स रिडीम कर सकते हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 700। जो भी मनी वैल्यू है उस वाउचर के सामने आप कितना मनी वैल्यू का गुड्स या सर्विसेज ले सकते हो, वही उस वाउचर का वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके सामने आप इस वाउचर को रिडीम कर सकते हो, तो यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 700 रुपीज। ये हो गई अपने 5 ऑप्शनल स्पेशल वैल्यूएशन प्रोसीजर्स। अब बात करते हैं रूल 33 की, विच इज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू प्योर एजेंट।
नाम में ही कितनी प्योरिटी झलक रही है। प्योर एजेंट का मतलब क्या? ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो मैंने मेरे रेसिपिएंट के बिहाफ पे इनकर किया है उससे रीएम्बर्स करवा लिया है, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, मैंने कभी उन गुड सर्विस का कोई टाइटल होल्ड किया ही नहीं, उस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपकी ऑफिस में एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कोई आए, तो आपका नॉर्मल फीस है कि अगर किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी होती है तो आप 4,500 रुपीज चार्ज करते हो। बट उसके अलावा एमसीए की वेबसाइट पे जब एप्लीकेशन करते हो तब कुछ एप्लीकेशन फीस वगैरह भी देना रहता है। तो आपने अपने क्लाइंट को बोला कि 4,500 तो हमारा फीस है, उसके अलावा पोर्टल पे कुछ और भी फीस वगैरह लगेगा तो हम भर देंगे और एज इट इज आप हमको रिएम्बर्स कर देना। उसमें अपना कोई बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। जितना एक्चुअल फीस लगा उतना रिसिप्ट दिखा के इनवॉइस में सेपरेटली बता दिया कि भाई 4,500 अपना है, बाकी ये खर्चे आपके भी पे किए, ये आप हमको वापस दे दो। तो एज प्योर एजेंट अपन ने ये चीजें इनकर की है, मतलब 4,500 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा, और जो एडिशनल प्योर एजेंट की तरह खर्चे करके रिकवर किए हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है। तो अंडरस्टैंड कि कोई भी एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो सप्लायर इनकर करता है एज प्योर एजेंट रेसिपिएंट के बिहाफ पे, और बिल्कुल यहाँ पे सारी कंडीशन कंप्लाई हो रही है, मतलब जो सप्लायर है, मेरा और एमसीए से कोई मतलब ही नहीं है, एक्चुअली मेरा क्लाइंट और एमसीए रिलेटेड है, मैं तो बस बीच में पैसा दे रही हूँ। तो उस केस में जो पेमेंट अराइज होता है वो रेसिपिएंट और थर्ड पार्टी के कारण होता है, सप्लायर तो बस पेमेंट कर रहा है, और सप्लायर को ऑब्वियस सी बात है रेसिपिएंट ने ऑथराइज किया है कि हाँ आप ये पेमेंट कर दो, इनवॉइस में सेपरेटली दिखाए। देखो, या तो मैं ये बोल देती एक काम करो 7,000 लमसम दे देना, जो भी पेमेंट वगैरह होगा हम देख लेंगे, तो इस केस में पूरा 7,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, क्योंकि मैंने इनवॉइस में सेपरेटली बताया ही नहीं। हाँ, बट मैं सेपरेटली बताऊं कि 4,500 मेरी फीस है, बाकी ये खर्चे हुए, तो आप उसको एक्सक्लूड कर पाओगे। इनवॉइस में ब्रेकअप नहीं दिया तो फिर हाउ टू डिटरमाइन कि आपने क्या किया, उस केस में पूरा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने ओन अकाउंट पे कुछ सर्विसेज दिया, मैंने ओन अकाउंट पे कुछ सर्विसेज दिया जिसका मैं 4,500 चार्ज कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ और मैंने रेसिपिएंट के बिहाफ पे प्रोक्योर किया है जिसके लिए मैं इस पेमेंट को कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये एज प्योर एजेंट ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो इस एक्सपेंडिचर कॉस्ट को अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाते। तो प्योर एजेंट कौन होता है? जो रेसिपिएंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, रेसिपिएंट ने उसको ऑथराइज किया है कि आप मेरे बिहाफ पे एक्सपेंसेस कर लो, और हमारा इसमें कभी कोई फायदा है ही नहीं, मैंने कभी कोई टाइटल होल्ड किया ही नहीं। देखो, एक ये हो सकता है कि मेरे सप्लायर ने, मेरे रेसिपिएंट ने मुझे कोई चीज लेने भेजी, सपोज मैं एजेंट हूँ, मैं एक एजेंट हूँ और मेरे सप्लायर ने बोला कि वहां जाओ गुड्स परचेस करके लाओ। अब वहां पे जाके मैं होटल में रुकी, ठीक है, होटल में रुकी तो, और उसका मैंने रिएम्बर्समेंट करवा लिया, जो होटल का एक दिन का रेंट था वो 1,700 रुपीज था, मैंने सप्लायर को बोला 1,700 होटल रुकी, ये बिल मेरे को 1,700 दे दो। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, क्यों? क्योंकि होटल में कौन रुकी? मैं। मजे किसने किए? मैंने। तो भाई यहाँ पे मैंने टाइटल होल्ड किया था, मेरा खुद का कुछ इंटरेस्ट था, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। लेकिन बस सप्लायर के बिहाफ पे कोई, रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई पेमेंट इनकर कर दिया, उसको वापस रीइंबर्स करवा लिया, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस केस में प्योर एजेंट हो, आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है उन गुड्स का टाइटल होल्ड करने का, या जितना एक्चुअल अमाउंट इनकर हुआ बस उतना ही कलेक्ट किया, कोई प्रॉफिट वगैरह आप उसमें नहीं रख रहे हो। इसको हम बोलते हैं प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसके रिलेशन में एक और क्लेरिफिकेशन भी है, विच इज लेवी ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट ड्यूज। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप लोग एयरपोर्ट कभी गए रहेंगे, तो उस केस में आप एयरपोर्ट की फैसिलिटीज यूज करते हो, हाँ एसी चालू होता है, वॉशरूम वगैरह आप यूज करते हो। क्या एयरपोर्ट ने कभी आपसे कोई पैसा लिया? नहीं मैम, हम तो अंदर जाते हैं सीधा फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वो आपसे नहीं लेती, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एयरलाइन कंपनी को बोलती है कि एयरलाइन कंपनी आपको जो भी टिकट बेचती है उसमें वो पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस, ये दो चीजें कलेक्ट करवा लेती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको जो भी सर्विसेज दे रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको पैसेंजर को जो भी सर्विसेज दे रही है उसके रिलेशन में उसको कलेक्ट करना है पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस। उसने सिंपली पकड़ा एयरलाइन कंपनी को और ऐसा बोला कि जो भी टिकट, जो भी आप टिकट इशू करोगे अपने पैसेंजर्स को, उसमें आप क्या करना, सेपरेटली इंडिकेट कर देना कि इतना इतना पीएसएफ और यूडीएफ आप कलेक्ट कर रहे हो और हमको दे रहे हो। उस केस में क्या एयरलाइन कंपनी का कोई भी बेनिफिट इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, इसने बोला कलेक्ट करो, बस इससे कलेक्ट करके इसको दे रहे हैं। तो उस केस में ना तो ये एयरलाइन कंपनी का परचेज होगा, ना ही ये एयरलाइन कंपनी का सेल होगा, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इस पीएसएफ और यूडीएफ पे जो जीएसटी की लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करनी होगी वो भी कौन करेगा? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी। अगर उस पर कोई आईटी से मिलता है तो वो भी ये पैसेंजर ले लेगा। तो एयरलाइन कंपनी तो सिर्फ एक प्योर एजेंट है, ना तो वो इसका आईटी से ले सकती है, ना वो उसको सेल बता सकती है, बस इनवॉइस में सेपरेटली बता देगी कि हाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इतना पैसेंजर से कलेक्ट करके हमने उनको दे दिया है, राइट। देन रूल 34 बात करता है रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। भाई हम जीएसटी भरते हैं रुपीज में, आईएनआर में, इंडियन रुपए में जीएसटी भरते हैं। व्हाट इफ मैंने जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर, पाउंड, यूरोज, येन किसी में कर लिया,
तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना रुपी में जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए। तो उस केस में अगर टैक्सेबल गुड्स है, मानो डॉलर में ट्रांजैक्शन कर लिया, कई सारी रेट्स क्वेश्चन आपको दे सकता है, इंटर बैंकिंग रेट, फॉरेक्स डीलर रेट, आरबीआई रेट, सीबीआईसी रेट, अपनी निगाहें टिका के रखना किस पे, सीबीआईसी रेट पे। तो टैक्सेबल गुड्स के लिए अगर कन्वर्जन करना है तो जो भी सीबीआईसी का रेट होगा, और सीबीआईसी का रेट भी मल्टीपल डेज के लिए दे सकते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई के दिन, टाइम ऑफ सप्लाई के दिन जो सीबीआईसी का रेट होगा उससे रुपए में कन्वर्ट करके फिर जीएसटी लगाना फॉर गुड्स। और सर्विसेज के लिए जो आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप के हिसाब से जो भी रेट होता है टाइम ऑफ सप्लाई के दिन, उससे कन्वर्ट कर लेना रुपी में कन्वर्ट करने के लिए। सो फॉर गुड्स सीबीआईसी ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, फॉर सर्विसेज गैप ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट अगर रूल 35 पढ़ाना पड़े तो आपको और मेरे को दोनों को चुल्लू भर पानी लेना पड़ेगा। इट इज सिंपली शोइंग कि अगर कोई इंक्लूसिव अमाउंट है तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई मैं आपको बोलूं कि 350 रुपीज है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ 12% जीएसटी, तो क्या इसको एक्सक्लूसिव नहीं बना सकते हो ना? बिल्कुल बना सकते हो। 350 अपॉन 112 इंटू 100 करेंगे तो अपने को एक्सक्लूसिव अमाउंट मिल जाएगा। कैलसी पे अपन सीधा 350 अपॉन 112% कर लेते हैं। तो बस वही गवर्नमेंट भी बोल रही है कि रूल 35 में सिखाया है कि बैक कैलकुलेशन कर लो, मतलब इंक्लूसिव वैल्यू पे अपॉन 100 प्लस जीएसटी रेट कर लो, और फिर इसमें टैक्स का अमाउंट कैसे निकालोगे, तो मल्टीप्लाई बाय जीएसटी का रेट करना, तो टैक्स का अमाउंट भी आ जाएगा। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे बनाना है वो सिखाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। डन। तो यहाँ पे हम पूरा वाइंड अप करते हैं अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर। होप आपको सब कुछ समझ आया, मजा आया और याद भी हुआ। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है जिसमें एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। तो अपने यही चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे Q&A प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में से अगर अटक जाओ मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में तो देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा ही टाइम बचा है एग्जाम को, नवंबर 23 एग्जाम्स को, तो मेक श्योर कि आप अपना लास्ट शॉट दे रहे हो, बेस्ट शॉट दे रहे हो। फिर वही न्यू स्कीम वगैरह का लफड़ा होगा, हर वीडियो में एक ही चीज बोल रही हूँ, तो पूरी जी जान लगा देना, अच्छे से पढ़ना। ये 2023 में ही एकदम ऐसा क्लियर हो जाए कि हाँ हम सीए बन रहे हैं। और अपना जो टारगेट मैंने आपको बता रखा है कि नवंबर 23 एग्जाम के पहले 11,000 सब्सक्राइबर्स रीच करवाने हैं हमारे चैनल को। सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मजा आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना नीचे ताकि थोड़ी सी रीच बढ़े, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग।